GTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीन वाक़या और सानिया उस वक्त अफसोसनाक था जब ये ख़बर आई और उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम थी। यानी पाकिस्तान अवान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा था 17, 18, 19 जुलाई को, और काबुल की सारी क़यादत और बेशतर जो हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर, उन्होंने इस बात की हामी भरी थी कि वो आएंगे। दूसरी तरफ दोहा टॉक जारी थी कि मंगल की शाम से खबर आनी शुरू हो गई, 16 जुलाई की शाम से खबर आने लगी कि अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। 4 घंटे बाद वो मिली जिस हाल में मिली। और आमतौर पर अच्छा नहीं लगता कि बेटियों के बारे में गुफ्तगू की जाए, ख़वातीन को गुफ्तगू में लाया जाए, लेकिन इस पूरे वाक़े ने न सिर्फ शायद एक सबब बना अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने का, दोहा टॉक भी पस मंज़र में चली गई। और फिर ऐसा लगा कि दिल्ली और काबुल का मीडिया जो है उसने हस्ब रवायत पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हवाले से हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर अगले दिन आए और गैर मामूली तौर पर, आमतौर पर फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं आते, वो IG के साथ बैठे और उन्होंने इस पर यह कहा कि मैंने अपने काउंटर पार्ट से भी गुफ्तगू की है। शाहमद कुरैशी साहब, जिसमें कहा कि वो भी थे, IG भी थे और हमारे सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी। शेख साद रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील से बता दिया कि जो ड्राइवरों का किस्सा था सारे बेकसूर निकले। फिर उन्होंने साजिश का भी जिक्र किया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफरतकार सैयद अफजाल हुसैन साहब। शुक्रिया अफजाल साहब, आप माशाल्लाह रहे हैं, तवील अरसा सफारतकारी में गुजारा है। बड़ा मुनफरिद वाक़या लगता है, यानी अफ़गानिस्तान के और भी छोटे मुल्क हों, उनकी कोई साहिबजादी हो या बच्ची हो, फैमिली का मेंबर हो, वो जब, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात देखें, उसका पैदल निकलना, मार्केट में आना, और फिर जो चीज़ें आपने सुनी, यानी मैंने कहा ना कि आपने सफ़ीर की ऐसे सफारतकारी जैसे अरसा गुजारा है, इस तरह का वाक़या तो शायद नाज़िर ही कहीं मिलता है। अफजाल साहब जी, जी अफजाल साहब, अफजाल साहब, आपका सवाल मैं पूरा नहीं सुन पाया, जरा एक दफा दोहरा देंगे। अफजाल साहब, ये जो पूरा जो वाक़या आपने या सानिया सामने आया, आप भी सफ़ीर रहे, तो क्या इस तरह मुमकिन है कि एक सफ़ीर की बेटी जो है वो पैदल निकले, और वो भी अफ़गान सफ़ीर की बेटी इस्लामाबाद जैसे हसास शहर में, और फिर उसकी जो स्टोरी सामने आई, इस तरह का गालिबन बहुत कम कोई आपका जो पूरा कैरियर रहा उसमें किस तरह का कुछ सुनने में आया ऐसा? जी वाकई इस किस्म की चीजें, इस किस्म के वाकयात तो बहुत ही कम कभी सुनने में आए होंगे, यानी कम अज कम मेरे इल्म में नहीं कि कहीं कोई ऐसा वाकया हुआ हो। और फिर ये है कि उसकी तफसीलात जो भी हों और उसकी वजूहात जो भी हों, लेकिन उसकी वजह से दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात पर एक असर पड़ा है। और अफगानिस्तान ने उसकी वजह से जो रिएक्शन शो किया है, उससे ये लगता है कि जैसे वो तफ्तीश और तहकीकात के बजाय ताल्लुकात बिगाड़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अफजाल साहब, ये जो एक मैंने जैसे आप कहा ना कि उसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी, यानी पाकिस्तान अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तमाम बेशतर जो हुकूमत में थे या हुकूमत से बाहर, वो मुत्तफिक थे कि वो 17 तारीख की शाम आ रहे थे। फिर दोहा टॉक भी जारी थी और ये दोनों पस मंज़र में चले गए। और बैक वक्त काबुल और दिल्ली का मीडिया एक ही ज़बान में कोरस की सूरत में उसने शुरू कर दिया, बल्कि बदकिस्मती से हमारी अपोजिशन भी सामने आ गई और उन्होंने कहा जी वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ी हों और हुकूमत की शर्मिंदगी का बात है। यानी वो बड़ा उस वक्त भी एक अजीब व गरीब सी ये जो स्टोरी सामने आ रही थी। और फिर उससे ज़्यादा ये कि आपने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर बुला लिए, उनका अमला बुला लिया। तो ये जो एक ऐसे वक्त में जबकि अफ़गान बहरान अपने उरूज पर है, जिस लेवल पर जो यानी एक साहिबजादी की सतह पर इस वाक़े को लेके आया, वो अफसोसनाक नहीं अफजल साहब? जी बिल्कुल, ये टाइमिंग वाकई बड़ी अहम है। और उस वक्त के पाकिस्तान यहाँ पे अमन कॉन्फ्रेंस करने का प्लान कर रहा था, और जो इन्हीं तारीखों में मुतवक्के थी, अगरचे वो फिर नागुज़ीर वजूद की बुनियाद पे थोड़ा सा मुलतवी करना पड़ गई थी, लेकिन असलन तो वो इन्हीं तारीखों में होनी थी। और
इसके साथ ही फिर ये है कि चूंकि अफगान हुकूमत और कुछ अनासिर वहाँ पे ये नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो सुलह करवाए, चुनाचे इसमें ये अंदेशा यकीनन है कि शायद इसके पस मंजर में ये बात भी हो कि वो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अव्वल तो हो ही ना पाए, और अगर हो भी तो पाकिस्तान एक तो अफगानों की कुछ थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए और दूसरा सारे मामलात एक बदमज़गी का शिकार हो जाए। अफजल, तो एक और बात भी है कि आप ये नहीं देख रहे कि अगर ज़िया-उल हक साहब के दौर से अगर कमोबेश देखें तो 4 दहाई से ऊपर हमने उस वक्त सफ़र किया जब अवानों को, बहरहाल हमारे उस वक्त मुहिम जुई थी कुछ हमारे जनरलों की, हुकूमत की, कि उनको उतार दिया हमने रूस के ख़िलाफ़। फिर 9/11 हुआ तो फिर एक बार हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ उतार दिया। लाखों हमारे यहाँ आए, उनके साथ क्लाशकनकोफ आई, हीरोइन आई, हमारा कोई 1.6 ट्रिलियन डॉलर का कहते हैं नुकसान हुआ, 70,000 मारे गए, हमारे शहीद हुए, फौजी मारे गए। लेकिन अब जब ये सूरत आई है तो आप देखें कि वो तालिबान और वो काबुल हुकूमत तो साथ बैठ जाती है और दुश्मन तरादी दोनों तरफ से पाकिस्तान पर होती है। यानी हमने सफ़र किया और हो सकता है शायद अब ये लगा और हमें शायद इससे सबक भी सीखना चाहिए। अफजल साहब जी बिल्कुल, ये बहुत ही बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ दुश्मन तराजी की जाए और मुस्बत बातों को भूल जाएं वो लोग जो हमने उनके हक में की हैं। जितने मुहाजिरीन की हमने मेहमान नवाजी की है, जिस तरह मुख्तलिफ अदवार में हमने उन्हें सपोर्ट किया है, उस सब को भूल कर पाकिस्तान पे हर चीज का इल्जाम धर देना सिर्फ ऐसा ही है कि अगर वहाँ अपनी धरी छुपाने के लिए उन्हें किसी एस्केप बोट की जरूरत है तो वो पाकिस्तान की सूरत में उन्हें आसानी से मयसर आ जाती है। अब अफजल, तो ऐसा है नहीं है जो मैं, अगर वैसे तो इस वक्त एक बड़ा नाजुक मरहला है। तालिबान तवातुर से बैठ के दोहा में, और आपको मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इस बात कहते हैं कि इतने वसाइल उनके पास कहाँ से आ गए कि दोहा में माशाल्लाह दर्जनों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों की तादाद में पगड़ी बांधे होटलों में हैं। कभी मॉस्को होते हैं, कभी तेहरान होते हैं, सफ़र अखराजात, फिर अचानक उन पर असला आ गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि दोहा में एक महफूज मकाम से अब वो कह रहे हैं कि जी हमने 85% इलाके में कब्जा कर लिया। और अफजल साहब साथ रहिएगा, मुझे शेख साहब ने ज्वाइन किया है, वज़ीर दाखिला ने। शेख साहब शुक्रिया, ये जो आज आपने खुलकर सब चीज़ सामने रख दी, इसके बाद कोई इबाम रहता है कि ये पूरी साजिश थी शेख साहब? नहीं, ये तो नहीं कह सकता साजिश। जरा देखिए, हमारी बेटियों की जगह हमने, हमारे ज़िम्मे इंटीरियर की इन्वेस्टिगेशन है, हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर दी है। किडनैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई अगवा करके फोन करे कि इतने पैसे दो या ये करो या वो करो। हमने खुद उनके घर से जाके रात 2 बजे रिपोर्ट ली है। उससे पहले ये सारी चीजें दुनिया के EU और सब लोग ये चला चुके थे। सो हमने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बाकी काम अब फॉरेन ऑफिस का के देखे क्यों गए हैं क्यों नहीं गए हैं, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। कि शेख साहब ये हुआ ना कि काबुल और दिल्ली एक साथ बगैर ये जाने, एक तो बच्ची का मामला है, साहिबजादी का मामला है, तो गुफ्तगू वैसे भी हम लोग तहजीब का तरीका ये है कि ना क्या करें, लेकिन इस लेवल पर आना, एक बच्ची को पूरा बनाना, और उसका जो एक सफ़ीर की बेटी थी, पैदल निकली, मार्केट गई, ये पूरी यानी आप, मुझे इल्म है कि आप एक हसास वजारत पर बैठे हैं, आप एहतियात करेंगे, लेकिन खुद ये वाक़या आप एक्सपोज नहीं करता बहुत चीज़ों को? देखिए, गुजारिश ये है कि इंडिया बहुत शोर डाल रहा है इस्लामाबाद गैर महफूज। ये गैर महफूज है तो 4 टैक्सियां उन्होंने बदली हैं। और गुजारिश ये है, हमने तो सब तैयार हैं उनके साथ हर किस्म की सहूलत देने के लिए, हर किस्म की उनके साथ तावन करने के लिए। और फोन जो उन्होंने दिया उसमें से भी सारा डेटा डिलीट करके दिया। हमारे तरफ से तो पूरा तावन है और तावन रहेगा। बाकी मामला क्या है और कैसे होते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये फॉरेन ऑफिस बेहतर। हमारे ज़िम्मे प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन लगाई थी, वो हमने करके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेज दी है और फॉरेन ऑफिस को भी दे दी है। अब फॉरेन ऑफिस बेहतर इसको हैंडल कर सकता है कि उसने क्या करना। लेकिन ये अवान अमन कॉन्फ्रेंस तो सबोताज हो गई ना शेख साहब? देखिए, वैसे तो उनकी डेटें देखें ना, जो उन्होंने लाहौर में किया वो उन्होंने एग्जैक्टली फैटफ से 1 दिन पहले किया। तासुक किया वो JCC से पहले किया।
ये किया अफगान कॉन्फ्रेंस। देखिए ये सारे चारों जो हुए हैं, ये हाइब्रिड वॉर जो हमारे खिलाफ शुरू की है और जो ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरी इनकी टाइमिंग और डेट देखें, ये बड़ी हसास है और इनकी टाइमिंग और डेट बहुत हसास है। इसलिए सारी कौम को जागते रहना चाहिए कि भाई हमारे खिलाफ जो है एक प्लान किया गया है और हम क्योंकि इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो हमने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन, गरीब लोग हैं वो दिन को मेहनत कर नौकरियां करते हैं, रात को गाड़ी चलाते हैं और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बुरा नहीं निकला, तो हमने तो कर दी। अब फॉरेन ऑफिस बेहतर फैसला कर सकता है ये क्यों गए और क्यों नहीं गए। लेकिन आखिरी सवाल ये शेख साहब के, वो तो कहने लगे वजीर दाखिला मुस्ताफी हो, कि अपोजिशन को इन मामलात में तो कम नेशनल इंटरेस्ट था। खैर वो कहेंगे जी इस तरह का सवाल क्यों कर लिया, इसमें भी कह रहे हैं वजीर दाखिला मुस्ताफी हो जाएं, एक कोरस की शक्ल में शुरू हो गया आपके खिलाफ। कोई मसला नहीं है जी, कोई मसला। देखिए कौन सी चीज है जो हमने पाया तकमील तक नहीं पहुंचाई, बाकी तो खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, इसका तो मेरे पास कोई हाल नहीं। अच्छा शेख साहब चलें, अब तो इलेक्शन में मसरूफ होंगे इंशाल्लाह, जो कश्मीर का, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, तो देखिए कहीं आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारी गुफ्तगू अफजल साहब, शेख साहब से ज़रा मैं क्विक आपसे एक कंक्लूडिंग सवाल पूछ लूँ, आपके ख्याल में क्या अक़वाम आलम, यानी जिसे मैं कहूँगा कि उन्हें छोड़कर जो हमारे रवायती दुश्मन हैं, इस थ्योरी को या इस कहानी को या इस ड्रामे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, एक्सेप्ट करेंगे जो अफगान सफ़ीर की साहबजादी के सिलसिले आया? मेरा ख्याल है अब बहरहाल ये तो नजर आ ही रहा है कि इसमें पाकिस्तान दुश्मन अनासिर मुलव्वस हैं और इसकी टाइमिंग्स भी बड़ी अहम है। इसके मकासद ये हैं कि पाकिस्तान अफगान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बदतर किया जाए। चुनाचे ये सारी चीजें तो बड़ा वाज़ेह अब नजर आ रही हैं और हम अपने तौर पे भी इसकी वजाहत की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमती लेवल पे, वजारत खारजा के लेवल पे, यानी हर सतह पे इसकी वजाहत की जा रही है। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे ये कह चुका है कि वो अफगानिस्तान को पूरी तहकीकात में इन्वॉल्व करने के लिए तैयार है और खुद वजीर खारजा ने उनके वजीर खारजा से बात भी कर ली है। तो इसमें हमारी तरफ से तो पूरे ताउन का इजहार हो रहा है और जाहिर है ये दुनिया को नजर आ रहा होगा और नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान नहायत खुलूस से कोशिश कर रहा है इसकी तहकीकात की भी, और इसके अलावा अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए जिस सुलह की, जिस एफर्ट की जरूरत है उस भी हम मुसलसल मसरूफ रहे हैं। तो इसमें अगर हमारे दुश्मन अनासिर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कोई नई बात नहीं है, ये तो साल हर साल से यही हो रहा है कि जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी आने का इम्कान भी पैदा होता है तो हमारे दुश्मन अनासिर कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे एकदम सारे के सारी कोशिशों पे पानी फिर जाए। शुक्रिया। सैयद अफजाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी शेख रशीद साहब से भी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने वादे किया कि जी सब चीज़ें मैं हमने सामने ले आए हैं और इसका पूरा पस मंज़र भी उन्होंने बताया। एक और बड़ा इशू इस वक्त जिसने पूरे मुल्क को नहीं सारी दुनिया को दहला कर रख दिया है, कहा जा रहा है ये दुनिया के जो बहुत बड़े, बल्कि कहते हैं सबसे बड़े साइबर क्राइम में शामिल होगा कि 50,000 शख्सियात के जी हाँ अहम सहाफ़ी, पॉलिटिशियंस, हुक्मरान, अपोजिशन के रिकॉर्ड किए जा रहे थे या उनके चोरी किए गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, इमरान खान, राहुल गांधी भी। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिर वलवी आपको कोई बार फिर खुश आमदीद कहता है। और मेरा सब्जेक्ट तो नहीं और ना ही मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब ये सुना कि 50,000 शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए और पड़ोसी मुल्क भारत ने इसराइली एक कंपनी से सॉफ्टवेयर हासिल किया
किस तरह इंडक्ट हुए, मैंने सोचा कि ज़हमत दूँ डॉक्टर अताउर रहमान, एक मुमताज़ साइंटिस्ट तो हैं ही, हायर एजुकेशन को पाकिस्तान में के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, फिर आईटी पे भी उबूर है। डॉक्टर साहब, ये अपनी नौयत की बड़ी डिफरेंट न्यूज़ है, आप यानी हमारे तजर्बे से तो नहीं गुजरी, लेकिन ये इस तरह होना, इसके मायने इन्होंने सारी दुनिया को गैर महफूज कर दिया ना, यानी सारी दुनिया को का मतलब ये है कि तमाम हुक्मरानों को, अहम लोगों को, जो कामों में यानी आप बेशुमार बातें जो हैं कमरों में होती हैं, टेलीफोनों पे होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर। डॉक्टर साहब जी बिस्मिल्लाह, ये जो मामला है ये कई सालों से चल रहा है। अच्छा। ये कंपनी जो NSO के नाम से जानी जाती है, जो कि तल अवीव में वाक़ है इज़राइल में, ये 2010 में कायम हुई थी और इसमें ज़्यादातर जो इज़राइली मिलिट्री के अंदर जो आईटी के स्पेशलिस्ट थे, जो स्पाइंग में मशहूर थे, उनको इसने हायर किया और फिर उसके बाद इन्होंने वो टेक्निक्स डेवलप किए कि किस तरीके से खुफिया तरीके से ये मुख्तलिफ लोगों के फ़ोनों के अंदर जाकर और उनसे सारा डेटा चुरा सकते हैं। और शुरू में तो आपको ये मैसेज ये लोग करते थे और कोई मैसेज को क्लिक करता था तो फिर वो डेटा चोरी हो सकता था और उनका सारा फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी वो बातचीत कर रहे थे, उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब, उसको रेगुलर मॉनिटरिंग होती थी। लेकिन 2016 और 17 के बाद फिर इन्होंने उसमें फर्दर रिफाइनमेंट की, जिसकी वजह से आपको टेलीफोन क्लिक भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ इनको नंबर मालूम होना चाहिए और दुनिया के किसी जगह से ये फ़ोन आपको फ़ोन कर और फौरी तौर पे आपके फ़ोन के ऊपर फिर ये कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर खामोश तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं। आपकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं, आपके सारे फ़ोटोग्राफ्स, और ये सिर्फ कुछ हज़ारों की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त करोड़ों लोगों की दुनिया में ये स्पाइंग हो रही है और इसमें ये इज़राइल सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में तो आपने सुन ही लिया कि किस तरह वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे स्पाइंग कर रहे थे, साथ के साथ अमेरिका की जो CIA है और दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, ब्रिटिश एजेंसीज़ हैं, यूरोपियन एजेंसीज़ हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये मुख्तलिफ ममालिक में जो ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी सारी बातचीत और गुफ्तगू, और ये जो हम समझते हैं कि स्मार्टफोन हमारा सेफ़ है और हम ये वाला इसमें मैलवेयर को प्रोटेक्शन के लिए हम डाल देंगे या वो वाला डाल देंगे, कोई सेफ़ नहीं है। ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट भी, आप जैसे मिसाल के तौर पे जर्नलिस्ट जो हैं, आपकी सारे कॉलें और दूसरे लोग, ये तो एक बहुत बड़ा खामोशी से खौफनाक ये सिलसिला चलता रहा है। वो तो इत्तेफाक से पिछले 2 साल से जब एक सूट फाइल किया एप्पल ने NSO के ऊपर, कि जब पता चला कि एप्पल के अंदर वो चले गए हैं तो फिर मामला उभर के सामने आया और फिर खुल के सामने आ गया कि सिर्फ ये, लेकिन खुल के तो सामने आ गया डॉक्टर साहब, लेकिन उसका तोड़ भी निकला, यानी जो कुछ वो, यानी आप कह रहे हैं कि ये ब्रेक तो हो गया, पता भी सामने आ गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अब वो जो अभी तो कुछ के नाम आए हैं, हज़ारों लोगों को कह रहे हैं कर रहे हैं, तो हज़ारों नहीं लाखों लोग होंगे, तो क्या वो सिलसिला रुक गया है? यानी जो उनको टेप करने का, उनको मॉनिटर करने का, उनको चुराने का, सॉफ्टवेयर को उसमें इंटर होने का? जी बिल्कुल नहीं रुका, ये सिलसिला बिल्कुल जारी है और जो भी लोग समझते हैं कि हम इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देंगे जो प्रोटेक्ट करेगा, वो गलतफहमी में मुब्तला है। आप ये बहुत एडवांस्ड है जो सिलसिला है, वहाँ पे दुनिया के बेहतरीन स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने डार्क वेब एक कहलाता है जिसमें ख़ास तौर पे जो हैकर्स होते हैं, जो टेलीफोन हैकर्स होते हैं, वो जो है हैकिंग किस तरह की जाती है, कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं गूगल के सॉफ्टवेयर में, एप्पल के सॉफ्टवेयर में, एंड्रॉयड में, वो उनको पता होती हैं, वो ख़रीदो फरोख्त होती है उन कमज़ोरियों की, एक बाकायदा मार्केट है। और ये जो हैं ये इजरायली कंपनी वहाँ से ख़रीदती है इस डार्क वेब से। हैकर जो दुनिया के हैकर्स वो इस अपना जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं वो बेचते हैं, क्योंकि हर जितना भी आप सोफिस्टिकेटेड ले लें फ़ोन, उसमें कमज़ोर पॉइंट्स ज़रूर होते हैं। और बहुत इसी आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पे रशिया हैकिंग कर लेता है दूसरे ममालिक की, तो अपने टेलीफोन को हैक करना तो बहुत मामूली बात है, इसमें कोई बड़ी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो पहले मुझे अगर आपको याद होगा, बल्कि यकीनन याद होगा कि 20-25 साल पहले ये होता था कि जब सियासतदानों के
या इवन जिनको पर शक होता था कि मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो टेलीफोन लाइनें, मोबाइल तो नहीं था, जो घरों पे टेलीफोन लाइनें होती थी या दफ्तर की लाइनें होती थी, लेकिन उसके लिए मिनिस्ट्री जो थी, हुकूमत थी, वो इजाज़त लेती थी बाकायदा, क्योंकि आप किसी के टेलीफोन को टेप नहीं कर सकते थे। तो फिर वो सिस्टम लगाया जाता था, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो अभी तक जो टेलीफोन यानी लैंड लाइनें हैं वो भी सेफ नहीं हैं। जी बिल्कुल सेफ नहीं है। ये जो कर रहे हैं, ये तो लैंडलाइनों की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हर एक कोई अपना फ़ोन इस्तेमाल करता है, जो स्मार्टफोन है, जो सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट वगैरह हैं, और लैंडलाइन को तो हैक करना बहुत ही आसान है। वो तो आप एक्सचेंज पे चले जाएं तो उसमें तो हैक, तो एक तो तरीका वो है जो आप कह रहे हैं, जो टेलीफोन लाइंस पुराने ज़माने में हैक होती थी, जिसमें परमिशन लेके और खामोशी से किया जाता था, इजाज़त ले ली जाती थी कि साहब ये जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट से इसको करना है। लेकिन ये जो है ये तो अब क्योंकि सब कनेक्ट हो गए, वेब के ज़रिए दुनिया कनेक्ट हो गई है, इंटरनेट के ज़रिए सब कनेक्ट हो गए हैं, तो आप दुनिया के किसी जगह पे बैठकर आप किसी और के टेलीफोन पर अगर आपके पास एक्सेस है इस स्पाईवेयर का, जो कि इस कंपनी ने, जो पेगासस के नाम से मशहूर है, और इसके नए नए वर्जन आते जा रहे हैं। जैसे तो डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता फिर ये कि हम इंटरनेशनल लॉज में, यानी जो बैनुल-अक़वामी अदालतें भी तो हैं ना, जो जहाँ के ज़रिए हम वो कंसर्न ममालिक और पर्सनैलिटी जाग सकते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब हमारे खिलाफ साइन होता है, जुर्माना होता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो इसमें होगा ऐसा? बिल्कुल ये हो सकता है कि आप कानून के अपने यहाँ सबसे पहले अपने मुल्क में आप कवानीन ऐसे बनाएं, और फिर उन कवानीन को दूसरे ममालिक भी पाबंद हो। अगर आपके यहाँ कोई दिल्ली में बैठा हुआ आपके फ़ोन को हैक कर रहा है, तो अब आप किस तरीके से उसके खिलाफ इंडिया में जाके केस करेंगे, तो उस कानून के फिर आपको एक इंटरनेशनली पाबंद करना पड़ेगा मुख्तलिफ ममालिक को कि उसको फॉलो करें, और उसके बाद फिर वो केस फाइल करके और रोकना वो फिर आसान काम नहीं है। डॉक्टर साहब फिर तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा महफूज कोई कबूतर ही हो जाएंगे, उसी के लिए पैगाम रसानी हुआ करेगी जो हुकूमतों के दरमियान, शख्सियात के दरमियान, ऐसा लगता है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो गई है, और या तो इन कंपनियों को बंद किया जाए, जैसे कि NSO जो है और पेगासस जो ये मार्केट कर रहा है, और ये दुनिया में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर। जहाँ जहाँ इस किस्म की कंपनियों का पता चले फौरी तौर पे इनको बंद किया जाए। जब तक ये कंपनियाँ रहेंगी और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, वरना आप कितना ही सोफिस्टिकेटेड मोबाइल फ़ोन ले लें, कितना ही उसको आपको कोई कहे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन हैक हो सकते हैं, तो किसी का भी हो सकता है। डॉक्टर ताउर रहमान जैसे कह रहे थे कि जनाब ये तो बहुत ही तशवीशनाक बल्कि संगीन सूरत हाल है, और उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए, और अभी तक तो वो जारी है। तो ज़रा ख्याल पास रखिएगा, ये जो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, पैगाम रसानी कर रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। कोरोना पर हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। कोरोना और फिर ख़ास तौर पर जो इंडियन वायरस है, उसने एक बार फिर मुल्क को हिलाकर बल्कि दहलाकर रख दिया है, और सबसे ज़्यादा सूरत हाल संगीन कराची में है, जहां अब 23% से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। जी हाँ, पहले दूसरे सूबर मुकाबले में कराची में हम 3%, 4% रहते थे, लाहौर वगैरह में 15 और 16 चले गए, लेकिन यहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान मामले खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वैसे तो शौकत खानम से हमारी शनासाई है। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो डेल्टा वायरस की जो लहर आई है, जिसे इंडियन वायरस कहा जा रहा है, इसके कहा जा रहा है कि जी ये जो पिछली जो पहली, दूसरी, तीसरी लहर से ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक, संगीन, तशवीशनाक है। मेरे ख्याल से जी एक चीज़ वाज़े कही जा सकती है, वही कहनी चाहिए, वो ये कि अभी तक जो साइंसी एविडेंस मौजूद है वो सिर्फ ये कह रही है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो कदरे पुराने वेरिएंट्स की निस्बत फैलता तेज़ी से है।
लेकिन जहां तक डेथ्स का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में कोई वाज़ेह आदाद-ओ-शुमार हैं या इसके बारे में ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यही देख लें, यही सोच लें कि फैलता तेज़ी से है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों तक फैलेगा तो जो माशरे के हेल्थ सिस्टम पे इम्पैक्ट होगा तो वो तो ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा लोग बीमार होंगे और खुदा न खास्ता डेथ का भी चांस रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सीरियसली ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आसान ज़बान में हम ये समझते थे जब पहली बार यहाँ आया मार्च में तो उसे पहली लहर कहा गया, फिर कहा दूसरी लहर आएगी, फिर अक्टूबर में तीसरी लहर, तो क्या हम इसको चौथी लहर कहें या ये तसलसल से है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ जी तसलसल से तो ज़रा ज़्यादा ही है, क्योंकि जो फिगर्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आदाद-ओ-शुमार वाज़े तौर पे नीचे आने के बाद ऊपर गए हैं। तो मिसाल के तौर पे 2% के लगभग आ गई थी नेशनल पॉजिटिविटी, और उसमें ज़ाहिर है थोड़ा इंडिविजुअल जगहों की वेरिएशन तो थी, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो 2% थी। अब वो बढ़ के 5-6% पे आ गई है। सो इसमें कोई शक नहीं कि एक लहर या एक छोटी लहर तो फिलहाल वाज़े है। अब क्या इस लहर, ये जो चौथी लहर बन रही है, क्या इसके खदोखाल उतने ही खतरनाक साबित होते हैं जैसे तीसरी लहर के? ये आने वाले दिन बताएंगे, और हमारे जो मजबूरी तौर पे एज ए नेशन जो हम एक्शंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इंतजामिया की तरफ से और इंडिविजुअली भी इनफरादी तौर पे, ये दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। डॉक्टर, एक ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन अगर जिसके लग जाएगी दोनों डोज तो फिर वो सेफ हो जाएगा, और माशाल्लाह आपका 2 करोड़ से ऊपर लगा भी चुके हैं, लेकिन कहते हैं जी कोई जब तक 50% या 60% ना लगे, तो ये जो वैक्सीन लगाने के बावजूद जिन लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तो इससे तो मनफी असर नहीं होगा डॉक्टर साहब जो लगा रहे होंगे, लगाना चाहते हैं? अच्छा जी, ऐसे है कि इसके बारे में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वैक्सीन बिल्कुल लगाएं। अब 2 करोड़ 30 लाख डोजेज लग चुकी हैं, और कुछ शहरों में जो परसेंटेज पॉपुलेशन की है जो कवर हो चुकी है वो 40 से तजावुज़ कर चुकी है। मीरपुर, इस्लामाबाद, यहाँ ये बेहतर वैक्सीनेशन की सूरत हाल है, लेकिन अभी फासला बाकी है ये तय करना कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, अभी आगे भी जाना है। लेकिन आपने जो ऑब्जर्वेशन बताई कि चंद लोगों को वैक्सीन के बाद भी बीमारी या इन्फेक्शन हुई, अच्छा, एक तो ये बात समझिए कि जो इन्फेक्शन वैक्सीन के बाद या बावजूद हो जाए वो आमतौर पे बहुत माइल्ड होती है। 99% कह लें वो इतनी माइल्ड होती है कि अस्पताल का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली तो बात ये है। सो वैक्सीन करवाने का बाहर क्या फायदा है कि खतरनाक बीमारी से बचाव होगा। दूसरी बात, 2 दिन पहले मैंने एक ग्राफिक भी ट्वीट की थी। अब साइंसी ग्राफिक्स और आदाद-ओ-शुमार को ट्वीट की शक्ल में लाना थोड़ा सा खतरनाक होता है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन एक चीज बड़े वाज़ेह थे कि जो भी आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने हैं उससे एक चीज वाज़ेह होती है कि अगर आपने वैक्सीन लगाया है तो आपका जो प्रोपोर्शनेट रिस्क है, जो रिलेटिव रिस्क है, जो तनासुब है आपके खतरे का, आपको खतरा होने का, इवन इन्फेक्शन होने का, वो 1/7 या बहुत कम है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो एक तो ये है कि फायदा बिल्कुल इसका है, लगातार लगवाइए, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने उन नंबर्स पे पहुंच जाएंगे जहां आपकी 60, 70, 80% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, तो हम फिर ये जो मास्क वगैरह है इससे भी कोई हटने की या पीछे हटने की इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमने दोनों चीजें करनी है, मास्क का इस्तेमाल। हमारे शहर क्या, मैं तो सब शहर ही अपने कहता हूँ, उसमें ज़्यादा तशवीश है कि मतलब एक लियारी के मैंने घर आने का सुना, वहाँ 9 अफराद इसके शिकार हुए, फिर 90% जो केसेस आ रहे हैं वो इसी इंडियन से उसके, इसीलिए जो हमारे यहाँ जो है ये 23% या 4 या 7 तक पहुँच गए। तो इसलिए कराची में होने का क्या सबब है डॉक्टर साहब दीगर शहरों के मुकाबले में? बिल्कुल दुरुस्त, आपकी गहरी नज़र है, आपने ईगल आई रखी हुई है फिगर्स पे, सही कह रहे हैं आप। कराची में और कश्मीर में इनकी जो शरह है पॉजिटिविटी की, हमारे केसेस की, वो ज़्यादा है। पंजाब में निस्बतन कम है, इस्लामाबाद में भी ज़्यादा रही है बनिस्बत जहां हम थे। तो देखिए इस क्या साबित होता है इस बात से, एक तो ये कि ये बीमारी जो है हमेशा एग्जैक्टली किसी एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं फैलती। हर जगह में इसके फैलने का जो अंदाज और तरीक़ाकार नंबर्स हैं वो थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। उसमें वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, वेरिएंट्स का इनग्रेस यानी उसका शामिल होना आबादी में, उसके अलावा आबादी का साइज, उसके अलावा वहाँ क्या एक्टिविटीज जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो रिस्पॉन्स है ना वो भी उसके मुताबिक ही होने की ज़रूरत है। सो मिसाल के तौर पर इस वक्त कराची में उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक रखता हूँ क्योंकि नंबर्स वहाँ ज़्यादा हैं।
लेकिन इस्लामाबाद में भी हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हैं और उसकी वजह यही थी कि यहाँ भी हमें वाज़े तौर पे एक इजाफा अगर मैं क्विक आपसे, आपने सिंध का जिक्र किया तो आपके कम्युनिकेशन मुसलसल है हमारे सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि थोड़ा सा इस मामले में कुछ कन्फ्रंटेशन पास में रहा था। डॉक्टर साहब, आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या लॉकडाउन के सिलसिले में SOP पे लागू करें? बिल्कुल भी नहीं सर। मुजाहिद साहब, इस वबा के शुरू से आज से 1.25 साल पहले जब ये मामला, जिसमें मैं जब दाखिल हुआ, और तो हमने लगातार उनके प्रोफेशनल से, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, हेल्थ लीडरशिप के साथ लगातार हमारे राब्ते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो हैं, और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर फैसल महमूद, डॉक्टर बारी, दीगर अफराद जिनको वो कंसल्ट करते रहे, तो बड़ी हमारी उनके साथ 1-to-1 प्रोफेशनल्स के साथ भी गुफ्तगू है, और डायरेक्टली जो उनकी लीडरशिप है उसमें भी हम हमेशा ओपन कम्युनिकेशन में रहें। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इस वक्त फिगर ज़्यादा हैं और वो एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, और हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है वैक्सीनेशन में भी, और अगर कोई और चीज़। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें बता रहे थे कि ये जो इसको एहतियात भी करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर चलते थे मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो बकरीद आ रही है और जानवरों का और फिर जो इंसानों का जो मिलाप होगा इस बड़े पैमाने पर, उसमें ज़रूर SOPs का ख्याल करिए। इसी के साथ आपको ईद मुबारक कहते हुए मुजाहिद बरेलवी इजाज़त मांगता है।